हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आप वाले हैं एसी के नेक्स्ट पार्ट की। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि एक अल्टरनेटिंग करंट वो कहलाती है जो पीरियडिकली अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। डायरेक्शन चेंज होना इंपॉर्टेंट था, वो भी पीरियडिकली, है ना। दूसरी बात, अब एसी में तीन टाइप की हमने चीजें पढ़ी। एक था पीक करंट जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसे आई नॉट आपने कहा था। दूसरा था एवरेज या मीन करंट। तीसरा आरएमएस करंट, है ना। इन तीनों की हमने वैल्यूज कैलकुलेट करी। हमने देखा कि एवरेज करंट उसे कहेंगे या मीन करंट उसे कहेंगे, ये उस डीसी करंट के बराबर है जो सेम टाइम में सेम चार्ज फ्लो कर सके इन द सेम सर्किट, है ना। और फिर हमने आरएमएस की जब बात करी तो हमने बोला ये उस डीसी करंट के बराबर है जो सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस कर सके इन द सेम रेजिस्टेंस, या हीट को हम पावर से भी रिलेट कर सकते हैं, तो सेम पावर प्रोड्यूस कर सके इन द सेम रेजिस्टेंस, है ना। इन सब की वैल्यूज भी आपने देखी थी। आपने देखा था कि एक साइनसोइडल एसी के लिए जो फुल साइकिल एवरेज होता है वो होता है 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होता है। तो हमने हाफ साइकिल की बात की थी और हाफ साइकिल के लिए जो आपने वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी 2I0/पाई एवरेज, ठीक है। और जब आरएमएस की बात की थी तो आरएमएस हाफ साइकिल या फुल साइकिल सबके लिए सेम होता है, क्योंकि इसमें स्क्वायर हो जाता है। तो इसकी जो वैल्यू आई थी आरएमएस की, वो आई थी I0/√2। और जो आप करंट के लिए यूज कर रहे हैं वैसा ही आप ईएमएफ के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वैसा ही सिमिलर सिचुएशन उसके लिए बनेगी, साइनसोइडल इक्वेशन उसके लिए भी बनेगी। ठीक है बात। तो चलिए जल्दी से इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं ये बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो डिजाइन किया गया है टू ऑपरेट एट 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट डीसी। ओके, एक बल्ब है डिजाइन टू ऑपरेट एट 12 वोल्ट डीसी। इस पे बना है, मतलब इस पे काम करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, ओके, अब इसको एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। पूछा गया एंड इट गिव्स सेम ब्राइटनेस, ठीक है भैया, गिव्स सेम ब्राइटनेस। सेम मतलब जो 12 वोल्ट डीसी पे दे रहा था वही इस एसी पे भी दे रहा है। ओके, व्हाट वुड बी पीक वोल्टेज ऑफ एसी, व्हाट वुड बी पीक वोल्टेज ऑफ एसी, ये आपसे पूछा गया। वी या ई नॉट ऑफ एसी ये आपसे पूछा गया, बताइए कितना होना चाहिए। ओके, तो कैसे करें इस टाइप का क्वेश्चन। यहां देखो सेम ब्राइटनेस की बात है। सेम ब्राइटनेस मतलब सेम पावर। ब्राइटनेस पावर से रिलेट कर सकते हैं सीधा सीधा। तो सेम पावर मतलब कितना इसमें ईएमएफ होना चाहिए था, क्या आरएमएस वैल्यू के बराबर। यस, सीधा सा हिसाब है कि ये जो 12 वोल्ट है दिस इज नथिंग बट ई आरएमएस फॉर दिस एसी। तभी तो सेम पावर इसमें जनरेट हो सकती है। जो डीसी में पावर जनरेट हो रही है वही की वही पावर यहाँ पे एसी में भी जनरेट होगी। कब, जब एसी की आरएमएस वैल्यू उस डीसी के बराबर हो जाए। ये हमने आरएमएस की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो बस आपके पास ई आरएमएस आ गया 12, और हमें पता है ई आरएमएस होता है E0/√2 फॉर साइनोसोइडल एसी। एसी जनरली जब भी सिर्फ एसी लिखा हो तो आपको साइनोसोइडल ही कंसिडर करना है, तो हम E0/√2 सीधा यूज करेंगे। यहाँ से आपको E0 मिलेगा 12√2 वोल्ट्स। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी आपको सर्किट में इस तरीके से कंपैरिजन दे रखा हो, आपको आरएमएस से कंपेयर करना है, क्योंकि कल हमने एक पॉइंट लिखा था कि जितने भी एसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब आरएमएस रीड करते हैं। वो जो रीडिंग देते हैं वो सारी आरएमएस वैल्यू होती हैं। तो जब भी पीक पीक पूछा जाए आपसे तो आपको आरएमएस और पीक का रिलेशन यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि एक डायरेक्ट करंट है ऑफ 2 एम्पियर और एक एसी है ऑफ पीक वैल्यू 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक आपको डीसी दे रखा है ऑफ 2 एम्पियर और एक एसी है जिसका आई नॉट पीक वैल्यू आपको दे रखा है 2 एम्पियर, ठीक है। फ्लोज थ्रू रेजिस्टेंसेस 2 ओम एंड 1 ओम रिस्पेक्टिवली। ये जा रहा है 2 ओम रेजिस्टेंस से और ये जा रहा है 1 ओम रेजिस्टेंस से। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द टू रेजिस्टेंसेस इन सेम इंटरवल। आपसे पूछा गया
कि हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो बताइए इन दोनों रेजिस्टेंस में। अगर यहाँ H1 हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ H2 हीट प्रोड्यूस होती है, इन टाइम t सेम इंटरवल बोल रखा है, टाइम t अपन दोनों तरफ लेते हैं, तो H1 बाई H2 आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। कैसे करेंगे भाई? तो हीट अपने को फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है हीट का? अगर डीसी की बात करो, करंट कांस्टेंट है I स्क्वायर आर टी, दिस इज हीट, तो सीधा यूज कर लेते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू टी, दिस विल बी 8t। और अगर एसी में हीट प्रोड्यूस निकालना है तो एसी में हीट किसकी वजह से देखी जाती है? आरएमएस की वजह से। ये बात भी हम कल लिख चुके थे, आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये आंसर आएगा आई आरएमएस स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई आरएमएस कितना होता है? अगर पीक पता है तो आरएमएस निकाल सकते हैं बाई रूट 2 करके, तो दिस विल बी 2 बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 का स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पे 1 है और ये टी है, तो ये जो आपको आंसर मिलेगा ये मिलेगा 2t। बस रेशियो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फाइनल आंसर विल बी H1 by H2 is equal to 8t by 2t which is 4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई खास बात नहीं, बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि आरएमएस वैल्यू आप हीट के लिए कंसिडर करेंगे। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपने ऐसा ही किया था, वहां पे ब्राइटनेस की बात हो रही थी, पावर की बात हो रही थी, वहां भी आपने आरएमएस वैल्यू ही कैलकुलेट करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। जो क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है, एक एसी वोल्टेज इज गिवन एज, एक एसी वोल्टेज आपको दे रखा है E इक्वल टू E1 साइन ओमेगा टी प्लस E2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ऐसा एक एसी वोल्टेज आपको दे रखा है। पूछा गया फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज, ई आरएमएस यहाँ पे कैलकुलेट करके बताइए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, अगर सिंपल सी एक इक्वेशन होती कि ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैं ई नॉट बाई रूट 2 कर लेता, मुझे ई आरएमएस मिल जाता। पर यहाँ पे इन दो का समेशन दे रखा है, कोई दो वोल्टेज है उनका समेशन है, और वो नेट एसी वोल्टेज अपने को यहाँ पे दे रखा है। तो अपना काम क्या है, इस दो इक्वेशन को एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, इन दोनों का सम निकालना। अब सम कैसे निकाला जाए? ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको हमेशा साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे बनाने की कोशिश करना है। साइन ए प्लस माइनस बी फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। अब देखो यहाँ पे साइन ए, तो मैं इसको ए बोल सकता हूँ, ए इक्वल टू ओमेगा टी, तो कॉस ए भी इधर अपने पास अवेलेबल है। अब जो E1 और E2 है, इनको मुझे लिखना है साइन और कॉस की टर्म में। तो क्योंकि यहाँ ऑलरेडी साइन है, तो E1 को कॉस की टर्म में लिखना पड़ेगा, और सेकंड टर्म में ऑलरेडी कॉस है, तो E2 को साइन की टर्म में लिखना पड़ेगा। अब लिखते कैसे हैं? तो हम यहाँ पे ये मानते हैं कि दिस E1 इज इक्वल टू E नॉट कॉस फाई एंड दिस E2 इज इक्वल टू E नॉट साइन फाई। ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे E नॉट जो है वो पीक वैल्यू मुझे मिलेगी, और फाई जो है वो फेज डिफरेंस मुझे इस इक्वेशन का मिलेगा। कैसे, आप खुद देख लीजिए। अगर मैं इन दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये मैंने माना है, अज्यूम किया है, अगर मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो देखो E की इक्वेशन क्या बनती है? E1 की जगह डाला E नॉट कॉस फाई साइन ओमेगा टी, प्लस E2 की जगह डाला E नॉट साइन फाई कॉस ओमेगा टी। क्या ये अपने पास इक्वेशन बन रही है? अगर मैं E नॉट को कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी की इक्वेशन बन रही है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई की इक्वेशन अपने पास बनती है। तो आपके पास आ गया E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब यहां से अपने को पता है कि जो E RMS है, दैट E RMS इज नथिंग बट E नॉट बाय रूट 2। पर E नॉट तो आपने अज्यूम किया है, E नॉट पहले से गिवन तो था नहीं, तो E नॉट की वैल्यू अपने को E1 और E2 की टर्म में लिखनी पड़ेगी। बड़ा आसान है, कैसे करें? स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो E नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, E नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई मिलके E नॉट स्क्वायर बन जाएंगे। तो आपको मिलेगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर इक्वल टू E नॉट स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1।
ठीक है, तो यहां से आपको मिल गया ई नॉट इज नथिंग बट रूट ओवर ई1 स्क्वायर प्लस ई2 स्क्वायर, और ये आप यहाँ रख सकते हैं। तो ई आर एम एस की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी रूट ओवर ई1 स्क्वायर प्लस ई2 स्क्वायर, और पूरा ही रूट में ले लो बाई 2, नीचे रूट 2 है उसे भी अपन ने रूट में ले लिया। ये आपका फाइनल आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इस पूरे क्वेश्चन में? आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी इस टाइप के आपके पास इक्वेशन बनेंगी आपको हमेशा इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, साइन ए प्लस माइनस बी या कॉस ए प्लस माइनस बी, जो भी आप बना सकते हैं। क्लियर है बात? और मानना किस तरीके से? इसी तरीके से जो दो अननोन आपको दोनों दोनों टर्म्स में दे रखे होंगे उनको आपको ई नॉट कॉस फाई ई नॉट साइन फाई से दिखाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो क्या कह रहा है कि एक करंट डीकेइंग इन अ एलआर सर्किट हैज अ फंक्शन, जो डीके इक्वेशन है वो आपको दे रखी है एक एलआर सर्किट में। एलआर सर्किट में डीके इक्वेशन क्या होती है करंट की? करंट की डीके इक्वेशन होती है आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ। ये इक्वेशन आपको दे रखी है। ठीक है, टाउ टाइम कांस्टेंट है अपने को पता ही है। बोला गया इस बार फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस करंट फॉर द पीरियड 0 टू टाउ। फाइंड IRMS for this current for time t equal to 0 to t equal to tau। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन? कैसे किया जाए भाई? अपने को आरएमएस वैल्यू निकालनी है, IRMS का अपने को फॉर्मूला पता है। अपन सीधा सीधा यहाँ 1/√2 तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो साइनसोइडल के लिए था। आरएमएस अगर आपको निकालना है, यहाँ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो अपने को प्रॉपर तरीके से जाना पड़ेगा। और प्रॉपर तरीका क्या था? प्रॉपर तरीका था पहले आप IMS निकालो मीन स्क्वायर, और जो IRMS होता है वो इसका रूट होता है, रूट मीन स्क्वायर। ये पता है अपने को। एंड व्हाट इज IMS? MS इज इंटीग्रल I स्क्वायर dt, कहां से कहां तक? 0 से t तक, या T1 से T2 जो भी यहाँ दे रखा है। तो यहाँ पे टाइम टाउ दे रखा है, और 1/टाउ 1/T2 माइनस T1, ये भी अपने पास यहाँ पे आता था, है ना? याद है फॉर्मूला अपने लिखा था इसका, इंटीग्रल IAC स्क्वायर इंटू dt T1 से T2, और आगे आता था 1/T2 माइनस T1। ये आता था आपका IMS मीन स्क्वायर। तो जो भी यहाँ से इंटीग्रेशन करके फाइनल आंसर आएगा उसका रूट ले लेंगे, वहां से अपने को RMS वैल्यू मिल जाएगी। तो बस I की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे इक्वेशन में दे रखी है 1/टाउ इंटीग्रल ऑफ I स्क्वायर, तो I नॉट स्क्वायर e की पावर माइनस 2t/टाउ। ये हो जाएगा यहाँ पे। इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से टाउ तक dt। तो e का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो ये आपके पास I नॉट स्क्वायर तो बाहर आ गया, टाउ बाहर है ही। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम मिलेगा, और जो कोफिशिएंट है वो क्या है? -2/टाउ, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा टाउ बाय -2। ठीक है, क्योंकि डिवाइड होता है कोफिशिएंट इंटीग्रेशन में, तो मैंने मल्टीप्लाई में उसको ऐसा लिख दिया। और इसकी लिमिट भी अपने को लगानी है 0 से टाउ तक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जब लिमिट लगाएंगे तो बहुत सारी चीजें तो वैसे ही बाहर आ रही हैं। देखिए टाउ से टाउ एक कैंसिल हो रहा है, नीचे आ रहा है आपके पास 2, और एक बाहर माइनस साइन भी आ रहा है, तो I नॉट स्क्वायर बाय 2, ये तो बाहर आ गया। टाउ से टाउ कैंसिल हो गया। 0 और टाउ, टाउ जब रखोगे तो क्या आएगा? टी की जगह टाउ रखेंगे तो e की पावर -2 बना, जब 0 रखा तो 1 बनेगा। ठीक है, टी की जगह टाउ रखना है, तो e की पावर माइनस, यहाँ पे आपने टाउ रख दिया अगर, तो टाउ से टाउ कैंसिल, e की पावर -2 बचा। और यहाँ पे जब 0 रख दिया तो टर्म पूरी 0 हो गई, e की पावर 0 इज 1। ये आपकी लिमिट्स हो गई। ये आपका आंसर आ गया IMS के लिए। आपको निकालना था IRMS, तो आंसर आ जाएगा रूट ओवर दिस थिंग, या ये माइनस अंदर ले लेंगे और फिर रूट कर लेंगे, तो रूट में आएगा I नॉट स्क्वायर बाई 2 1 माइनस 1/e स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो
आई नॉट बाई √2 √1 - 1/e²। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फॉर दिस करंट। आरएमएस वैल्यू आएगी इस तरीके से। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है। वो क्या कह रहा है कि एक वायर में आपने एक डायरेक्ट करंट I1 और एक एसी करंट I2 इन दोनों को सुपरपोज कर दिया। क्या बोला? एक वायर में दो करंट को सुपरपोज कर दिया, एक डीसी I1 और एक एसी I2 जिसकी वैल्यू दे रखी है I0 sin ओमेगा t। इन दोनों को सुपरपोज कर दिया। जब सुपरपोज कर दिया तो पूछा गया फाइंड द आरएमएस करंट इन द वायर। आरएमएस करंट को इफेक्टिव करंट भी कहते हैं। तो आपसे ये पूछा गया फाइंड इफेक्टिव करंट इन द वायर। ठीक है, इफेक्टिव करंट या आरएमएस करंट। तो कैसे करना चाहिए? टोटल करंट अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? I1 प्लस I2 सुपरपोज किया गया है, तो I1 प्लस I0 sin ओमेगा t, दिस इज द टोटल करंट इनसाइड द वायर। अब इसकी मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो आरएमएस क्या होता है? आरएमएस अपने को पता है कि पहले IMS निकाल लो विच इज मीन ऑफ I², और फिर इसका रूट ले लेंगे तो IRMS मिल जाएगा। तो I² अगर मैं देखूं तो क्या आएगा? इस पूरी टर्म का स्क्वायर, ऐसा आएगा होल स्क्वायर, है ना। ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो दिस इज I1² प्लस I0² साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 2I1 I0 साइन ओमेगा t। ठीक है, अब मुझे इसका लेना है मीन स्क्वायर। तो स्क्वायर कर लिया, अब मीन लेते हैं। तो मीन ऑफ दिस अगर I1 की बात की जाए तो DC एक कांस्टेंट करंट है, उसका मीन भी उसके बराबर ही आने वाला है क्योंकि वो चेंज तो होता नहीं है, तो हर जगह सेम है, मीन भी सेम आएगा। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर का मीन हमने बात करी थी कि जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसी टर्म्स आती हैं तो इनका मीन होता है हाफ। आप चाहें तो अलग से फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में जब आरएमएस की वैल्यू देख रहे थे तो साइन स्क्वायर वाली टर्म का मीन हमने चेक किया था, 1 - cos 2 थीटा करके उसे इंटीग्रेट किया था, तो वो हमेशा आता है हाफ। तो ये आपके पास आ जाएगा I0² / 2, ये इसका मीन आ गया। ठीक है, प्लस अब इधर जो टर्म है वो है साइन ओमेगा टी, और एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन का मीन कितना आता है? 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो ये पूरी टर्म होगी 0। बस आपका आंसर सॉल्व हो गया। आपके पास जो इक्वेशन यहाँ से बनी IMS के लिए वो बना I1² प्लस I0² / 2। आपको IRMS चाहिए विच इज अंडर रूट ऑफ IMS, तो आपका आंसर आएगा फाइनली √I1² प्लस I0² / 2। दिस इज योर आंसर फॉर IRMS। तो एक तरीका तो ये था जिसमें हमने अलग अलग टर्म्स का यहाँ पे मीन देख लिया और उससे सीधा सीधा निकाल लिया। बाकी फॉर्मूला तो आपके पास है ही, फॉर्मूला से आप अगर करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई? √1/t इंटीग्रल 0 से t I² dt। फॉर्मूला तो आपके पास है ही। तो आई की जगह आप वो I1 प्लस I0 sin ओमेगा t रखो, उसका स्क्वायर करो, हर एक टर्म का इंटीग्रेशन करके 0 से t लिमिट रखो, फिर 1/t करो। तो आंसर तो आपको वहां से भी मिल सकता है और यही आंसर आपको मिलेगा। सेकंड मेथड आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि अगर इस AC EMF पे आप अलग अलग एलिमेंट्स अपने कनेक्ट करते हैं, एलिमेंट्स मतलब जो सर्किट एलिमेंट्स से रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर, तो क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। आगे का पूरा फंडामेंटल यहीं से अपने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। एक AC EMF पे अगर रेजिस्टेंस लगा दिया जाए या एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर AC EMF लगा दिया जाए, तो AC EMF अक्रॉस रेजिस्टेंस, ऐसा अपना एक सर्किट बनेगा। तो बना लेते हैं जल्दी से। एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक AC EMF आपने यहाँ पे लगा दिया।
हमें पता है कि एसी में करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है, तो किसी टाइम पे लेट्स से करंट ऐसी चल रही है, किसी टाइम पे एट एनी टाइम टी, ठीक है, एट एनी टाइम टी, ये सिचुएशन इसमें है। और जो आपको ईएमएफ दे रखा है वो दे रखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक। अब हमें पता है कि अगर ओम्स लॉ यहाँ पे लगाया जाए तो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस करंट अगर देखें, जो इस टाइम पे यहाँ पे करंट है किसी भी टाइम टी पे, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें एसी है, करंट हमेशा समय के साथ चेंज होती रहेगी, तो इंस्टेंटेनियस करंट की यहाँ बात करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस करंट होगा आई इक्वल टू ई बाई आर किसी भी टाइम पे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ई होगा जो भी उस टाइम पे रहा होगा, और आर यहाँ का रेजिस्टेंस है, तो उस टाइम का करंट यहाँ पे होगा ई बाई आर। ई की जगह वैल्यू अगर रखा जाए तो आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, और इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन बन सकती है, वेयर आई नॉट क्या है, ई नॉट बाय आर। अब देखिए यहाँ पे आपने इक्वेशन बनाई, एक इक्वेशन थी आपके पास एसी सोर्स की, एसी ईएमएफ की, दूसरी आपके पास इक्वेशन आई एसी करंट की। अब हमेशा हमने को इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करना है। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों सेम फेज में चल रही हैं। सेम फेज मतलब देखिए साइन ओमेगा टी दोनों के जो एंगल हैं वो दोनों सेम चल रहा है, तो टाइम के साथ साथ दोनों का एंगल सेम है, दोनों का साइन वाला कंपोनेंट सेम है, तो इसे कहा जाता है सेम फेज। एसएचएम में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये बात। तो सेम फेज में होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली बात है यहाँ पे, कि जब आप एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक एसी ईएमएफ को कनेक्ट करते हैं तो जो करंट मिलती है वो सेम फेज में होती है एज द गिवन एसी सोर्स। क्लियर है बात? तो बात लिखेंगे हम यहाँ पे, इन ए रेजिस्टेंस द एसी पोटेंशियल डिफरेंस या एसी ईएमएफ, इसको पोटेंशियल डिफरेंस ही लिख सकते हो बोले आप, द एसी पोटेंशियल डिफरेंस is always in same phase with current through it। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टेटमेंट हमें याद रहना चाहिए कि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस एसी ईएमएफ कनेक्ट करते हैं तो जो उससे करंट मिलता है वो सेम फेज में मिलता है जो उस एसी सोर्स का फेज है। क्लियर है बात? पक्का? चलिए नेक्स्ट अगर बात करें अपन एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो लिखते हैं एसी ईएमएफ अक्रॉस अ कैपेसिटर। ठीक है भाई, तो कैपेसिटर पे कनेक्ट कर देते हैं, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे एक एसी सोर्स आपने कनेक्ट कर दिया है, वही एसी सोर्स है अपने पास E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी टाइम पे लेट्स से ये प्लस माइनस ऐसा है, करंट इस तरीके से इसमें चल रही है, और ये प्लस माइनस ऐसा है, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है किसी टाइम पे, ठीक है। ऑब्वियसली करंट हमेशा चेंज हो रहा है तो चार्ज भी लगातार चेंज होगा, ऐसा चलता रहेगा, बट एनी टाइम टी, ये इसमें अपना डायग्राम है, ठीक है। अब अगर इंस्टेंटेनियस चार्ज में इस पे देखना चाहूं, इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना है, जो ईएमएफ का सोर्स है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो E इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इंस्टेंटेनियस चार्ज में लिख सकता हूँ सीई के बराबर, पता है हमें कैपेसिटर में पढ़ चुके हैं, तो इसे लिखा जाएगा सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द इंस्टेंटेनियस चार्ज एट एनी टाइम टी। और हमें ये भी पता है कि अगर Q इतना है तो करंट इन द सर्किट विल बी डी क्यू बाई डी टी, और अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं तो मुझे मिलेगा सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना।
साइन का हो गया कॉस, और ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आ गया, तो सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये आपको मिला करंट की इक्वेशन। अच्छा, इसको मैं करंट को ऐसा लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू आई नॉट, दिस सी ई नॉट ओमेगा सब मिला के आई नॉट हो गया, और कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। पता है भाई, साइन पाई बाय टू प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। मैंने इसको साइन में क्यों कन्वर्ट किया, ताकि मैं ईएमएफ को और करंट को कंपेयर कर सकूं, दोनों साइन में लाके। अब अपने को एक बात समझ में आ रही है यहाँ से कि ये आपकी करंट की जो इक्वेशन आई है, इसमें एक फेज डिफरेंस है ईएमएफ की इक्वेशन के साथ। कितना फेज डिफरेंस है? फेज डिफरेंस है पाई बाय टू का, और कौन आगे है? करंट आगे है पाई बाय टू से, क्योंकि वो इक्वेशन में आ रहा है प्लस पाई बाय टू। क्लियर है बात? तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ से याद रखनी है। वो क्या कि इन अ कैपेसिटर, हमेशा एसी सोर्स की बात हो रही है ना, इन अ कैपेसिटर करंट लीड्स the potential difference by a phase angle of pi by 2. Another important term जो हमें याद रखनी है, another important statement जो हमें याद रखना है, करंट में सॉरी रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेज में थे। कैपेसिटर को जब आपने कनेक्ट किया तो यहाँ पे करंट लीड कर रहा है बाय पाई बाय टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखने हैं। क्लियर है बात? तो एक तो स्टेटमेंट ये हो गया आपके पास, चलिए ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहां से देखूं तो आई नॉट आपने क्या लिखा था? आई नॉट आपने लिखा सी ई नॉट ओमेगा, ऐसा लिखा था। मैं इसको ऐसा लिखता हूं, ई नॉट बाय 1/ओमेगा सी। कोई दिक्कत तो नहीं? बस मैंने ओमेगा सी को नीचे ले आया, ऐसा लिख लिया। ठीक है, इसको मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मैं करंट, ईएमएफ और जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है उनका एक रिलेशन बनाना चाह रहा हूं। ओम्स लॉ में अपन ने पढ़ा था क्या कि I इक्वल टू वी बाय आर, ये आपने पढ़ा था। तो यहां भी देखो कुछ ऐसा ही सिचुएशन यहां बन रही है, बट दिस टर्म 1/ओमेगा सी इज नॉट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस, इसे कहा जाता है रिएक्टेंस। क्या कहते हैं? रिएक्टेंस। तो मैं यहां इसको रिप्रेजेंट करता हूं ई नॉट बाई एक्स सी से। आर की जगह लिखा मैंने एक्स, एक्स इज फॉर रिएक्टेंस, एक्स इज रिएक्टेंस ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है? ओमेगा सी। इसको आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कह सकते हैं क्योंकि ये कैपेसिटर की वजह से आया है, तो उसमें मैं लिख सकता हूँ एक्स सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू है 1/ओमेगा सी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये भी आपको एज इट इज याद रहनी चाहिए। अब ये रिएक्टेंस है क्या, इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई ओम्स लॉ के हिसाब से हमने बोला कि V इक्वल टू आई आर एक रिलेशन बैठता है। अब इसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे सर्किट में कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, सिर्फ कैपेसिटर था और एसी सोर्स था। लेकिन फिर भी अपने पास एक रिलेशन वैसा ही बना जैसा कि ओम्स लॉ में बनता है, आई ई और एक अनदर टर्म का। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे रिएक्टेंस बोला। तो अब रिएक्टेंस को ऐसा कह सकते हैं कि ये ओमिक अपोजिशन है उस सर्किट के लिए। ओमिक अपोजिशन, ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा हो वैसा, अपोजिशन पर एक्चुअली नॉट रेजिस्टेंस, इसलिए मैंने इसको बोला अपोजिशन। तो ओमिक अपोजिशन फॉर द सर्किट, इसलिए इसको नाम दिया गया रिएक्टेंस, एक नया नाम। हम सीधा सीधा इसको रेजिस्टेंस नहीं कह सकते क्योंकि आर यहाँ पे कहीं नहीं था, नया नाम दिया गया इसको रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस। काम वैसा ही है जैसा रेजिस्टेंस का था। तो ये डिपेंड किस पे करता है? ओमेगा पे, मतलब उस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे एसी सोर्स चेंज करोगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस या ये जो रिएक्टेंस है वो भी चेंज होता जाएगा, और कैपेसिटेंस पर तो डिपेंड कर ही रहा है। तो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, सोर्स पे भी और कैपेसिटर पे भी, इसलिए इसको नया नाम दिया गया रिएक्टेंस। सिमिलर है ओम्स लॉ से, इसलिए इसको ओमिक अपोजिशन भी कहा जाता है। ठीक है, बात यहां तक पक्का? चलिए, तो इस पूरे में आपको ध्यान रखने वाली बात क्या हो गई कि करंट लीड करता है किसने से? करंट लीड करता है बाय एन एंगल पाई बाय टू।
किससे लीड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस से लीड करता है। दूसरी बात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल टू 1/ωc, और इसकी जो यूनिट होती है वो भी ओम होती है, क्योंकि ओम्स लॉ के हिसाब से ये बिल्कुल फिक्स यहाँ पे सेट हो रहा है, तो इसकी यूनिट भी हो जाएगी ओम। ठीक है बात। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट भी होती है ओम। दिस इज टोटल ओमिक अपोजिशन बाय कैपेसिटर फॉर AC, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए तीसरी बात करते हैं कि अगर एक इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया जाए AC सोर्स पे, तो तीसरी बात है अपने पास इंडक्टर अक्रॉस AC EMF। ठीक है, अब अगर इंडक्टर आपने कनेक्ट किया तो डायग्राम बनाते हैं पहले जल्दी से। कुछ ऐसा डायग्राम रहेगा। अगर ये E है, E0 साइन ओमेगा t, और इससे अगर करंट वेरी कर रहा है लगातार, तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये L है, कि यहाँ जो पीक करंट है जब इसको आप ऐसा बोलेंगे कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा, हमें पता है कि इंडक्टर में अगर करंट चेंज होता है तो करंट के चेंज होने की वजह से वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। ये बात हम अभी तक ईएमआई में कर चुके थे। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आता है वो कितना आता है? L/di/dt। और वो कैसा आता है? सच दैट इज चेंज इन करंट को अपोज कर सके। और करंट चेंज क्यों होगा? क्योंकि एसी सोर्स का जो सोर्स जो है वो एसी सोर्स है, उसकी वजह से करंट के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होने वाले हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, हम उस बारे में इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने लिखा L/di/dt, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया वो इस एसी सोर्स की ईएमएफ के बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो ईएमएफ यहाँ बन रहा है वो ईएमएफ यहाँ भी बनेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, उसके लिए हमने इन दोनों को सेम कर दिया। L/di/dt इक्वल टू E। इसको अगर फिर से लिखें तो E की जगह में इसका पूरी इक्वेशन लिख सकता हूँ, विच इज E0 साइन ओमेगा t। अब t वाली टर्म्स एक तरफ लेते हैं, I एक तरफ लेते हैं, तो मैं लिखता हूँ इसको इंटीग्रल L यहीं रह गया, इंटीग्रल डी आई इक्वल टू E0 बाहर आ गया, इंटीग्रल साइन ओमेगा t dt। ठीक है, जीरो से t और जीरो से आई अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि इनिशियल करंट सर्किट में जीरो है, ये जीरो से t कोई भी एक रैंडम टाइम पे अपन बात कर रहे हैं, तो ये आएगा Li इक्वल टू E0। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा t, जीरो से t तक, और एक ओमेगा भी बाहर आएगा, सॉरी ओमेगा डिवाइड में आएगा बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर लिमिट रखते हैं तो क्या आ जाएगा? Li इक्वल टू E0 बाई ओमेगा, यहाँ से आएगा t जब रखेंगे तो सेम रहेगा माइनस कॉस ओमेगा t, और जब जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो होता है 1। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, या आप ऐसा मान सकते हैं इसे, तो यहाँ हम एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ले लेते हैं ऐसा, और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को कैन बी अज्यूम्ड एज जीरो। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो हम ऐसे ही एक सिचुएशन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं जब ये कांस्टेंट जीरो अपने को मिल जाए। तो अपने पास जो अब इक्वेशन फाइनली बनती है वो बनती है कुछ ऐसी, कॉस ओमेगा टी, ये एल को अगर मैं इस तरफ ले लूं तो ये भी इधर नीचे आ जाएगा ओमेगा एल से। तो आपके पास इक्वेशन बन गई ऐसी, आई इक्वल टू माइनस I0 कॉस ओमेगा टी। पर अपने को पता है कि अपने को इसको साइन में कन्वर्ट करना है, और माइनस कॉस को अगर मुझे साइन में कन्वर्ट करना है तो वो आता है I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा माइनस पाई बाय 2 विल गिव यू साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 2 विल गिव यू माइनस कॉस थीटा। तो ये अपने पास आई की इक्वेशन बन जाएगी ऐसी, आई इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब यहां से अपन देख पा रहे हैं कि जो ईएमएफ की इक्वेशन थी वो थी ये, जो आपकी करंट की इक्वेशन आई है वो आई है ये। दोनों में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, और इस बार करंट जो है वो लैग कर रहा है, करंट पीछे है, क्योंकि फेज डिफरेंस माइनस पाई बाय 2 है। तो यहाँ हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, जो कि अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कि इन एन इंडक्टर current lags behind the potential difference across it
बाय पाई बाय 2, अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी ये सारी चीजें कि कैपेसिटर रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेज में थे, कोई फेज डिफरेंस नहीं था। जब कैपेसिटर की बात हुई तो करंट लीड कर रहा था बाय पाई बाय 2, और जब इंडक्टर की बात हुई तो करंट लैग कर रहा है बाय पाई बाय 2। ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखनी है। किससे लैग करता है ये? अपने अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस से। खुद के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे इतना लैग करेगा ये। क्लियर है सारी बातें? अब यहाँ पे अगर आई नॉट देखो तो आई नॉट आपने किसको लिखा? यहाँ पे आपने आई नॉट लिखा इस टर्म को, ई नॉट बाय ओमेगा एल, इसे आपने आई नॉट लिखा था। तो फिर से बायोमिक अपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करके इसे लिख सकते हैं एक्स एल। ठीक है, तो ये एक्स एल क्या है आपके पास? दिस एक्स एल इज ओमेगा एल, दिस इज आल्सो टर्म्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। पिछला वाला था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस तो आप समझ चुके हैं, ओमिक अपोजिशन जो इस सर्किट में प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ इंडक्टर। एक्चुअली कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपोजिशन प्रोड्यूस जो हो रहा है और वो ओम्स लॉ को फॉलो भी कर रहा है, इसलिए हमने इसको लिखा इंडक्टिव रिएक्टेंस या ओमिक अपोजिशन बिकॉज ऑफ इंडक्टर। ठीक है, ये इक्वेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो कुल मिला के आपको तीन इक्वेशंस यहाँ पे मिलती हैं, एक रेजिस्टेंस के लिए, एक कैपेसिटेंस के लिए और एक इंडक्टेंस के लिए। ठीक है, तीनों आपको बहुत ही ध्यान से यूज करनी है, हमेशा याद रखनी है। चलिए, अब जो रिएक्टेंस होता है वो, अभी जैसा अपन एक ही सर्किट, एक ही एलिमेंट यूज कर रहे हैं, सिर्फ कैपेसिटर या सिर्फ इंडक्टर, तो इन दोनों से तो है ही, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आता है, वो भी हम आगे बात करेंगे कि दोनों के कॉम्बिनेशन से रिएक्टेंस कितना प्रोड्यूस होगा। अभी हम इन तीनों को एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। समरी में हम क्या क्या लिख सकते हैं? अगर रेजिस्टेंस था तो जो मैक्सिमम करंट आ रही थी वो आ रही थी ई नॉट बाई आर के बराबर, और सेम फेज में होते थे कौन कौन? करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? इक्वेशन भी लिख लो आप चाहो तो, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन आती थी। कैपेसिटर के केस में अगर बात करें तो कैपेसिटर के केस में जो मैक्सिमम करंट आता था वो आता था बाई एक्स सी, वेयर एक्स सी वॉज 1 बाई ओमेगा सी। यहाँ पे करंट लीड करता था पोटेंशियल डिफरेंस बाय पाई बाय 2, ये बात भी आती। और यहाँ जो इक्वेशन आती थी वो आती थी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और अगर इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर के केस में आई नॉट आता था ई नॉट बाय एक्स एल, वेयर एक्स एल वॉज ओमेगा एल। ठीक है, और यहाँ पे करंट जो है वो लैग करता था बाय पाई बाय 2। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये समरी है पूरी, ये पूरी समरी एज इट इज आपको याद होनी चाहिए। ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये इक्वेशन यहाँ पे बनती थी। और ई की इक्वेशन में पता ही है, तीनों केसेस में ई की जो हमने इक्वेशन ली है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, ये इक्वेशन तीनों के लिए है, एसी सोर्स है ये। तो इस एसी सोर्स पे जो आपने रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर जो आपने कनेक्ट किए, तो ये सारी चीजें इसमें बनी, और ये एज इट इज आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए ये सारी चीजें। ठीक बात? चलिए, तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिखने हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं सीधा सीधा इसी तरीके से कि जैसे अगर एक रेजिस्टेंस में दो पॉइंट्स हैं ए और बी, करंट जा रहा है आई, आर इसका रेजिस्टेंस है, आपसे पूछा गया ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे दिस विल बी आई आर। आर कांस्टेंट है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज इन सेम फेज विद आई, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, अगर ये कैपेसिटर होता जिसमें करंट आई चल रहा होता, वही दो पॉइंट्स ए और बी यहाँ पे भी हैं, इस बार आपसे पूछा गया बताइए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप इसको लिख सकते हैं आई टाइम्स एक्स सी, जो रेजिस्टेंस है उसकी जगह यहाँ पे इसका रिएक्टेंस यूज किया जा सकता है।
क्योंकि ओम्स लॉ तो यहाँ भी सेट बैठ रहा था। तो ये बात ध्यान रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालना है तो आप अगर रेजिस्टेंस है तो आर यूज करेंगे, कैपेसिटर है तो उसका रिएक्टेंस यूज करेंगे। तो ये जो आपको आंसर मिलेगा जहाँ पे एक्स सी क्या है 1/ओमेगा सी। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला, कैपेसिटर में करंट लीड करता है मतलब वोल्टेज लैग करेगा, तो आप ऐसा ही लिखिए। आपने जो एक बात स्टेटमेंट पढ़ लिया वही करते हैं कि आई लीड्स पोटेंशियल डिफरेंस बाय पाई/2। इस केस में ये हो जाएगा। और अगर इंडक्टर की बात करें, अगर ऐसा एक इंडक्टर होता जिससे करंट जा रहा था, करंट एसी करंट है ए बी, फिर से आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता तो आप लिखते हैं यहाँ पे आई एक्स एल इस तरीके से, इसका रिएक्टेंस जहाँ पे एक्सएल क्या है ओमेगा एल। और वही बात है कि यहाँ पे करंट लैग करता है पोटेंशियल डिफरेंस से बाय पाई/2। तो ये बात ध्यान रखा कि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, ये एसी सोर्स की बात नहीं है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस उसी की वजह से आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो एसी सोर्स के उसमें ही आएगा, फेज में ही आएगा, क्योंकि उसी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। पर हम बात करते हैं हमेशा इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि अगर बड़ा सर्किट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो हम इंडिविजुअल सर्किट एलिमेंट की बात करेंगे तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस वाली बातें करी हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी ये आपने जो फेज डिफरेंस वाली बात करी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का फेज डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब इसका अगर ग्राफ अपन बना लें तो ग्राफ कैसे कैसे बन सकते हैं। ग्राफ में बना रहा हूँ रेजिस्टेंस या फिर इंडक्टेंस का, यहाँ पे हो सकता है आर और एक्स। ठीक है, और ये जो ग्राफ बन रहा है वो बना रहे हैं अपन अपोजिट टू ओमेगा, या इसका फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी होती है ओमेगा होता है 2πf के बराबर, तो हम इसको फ्रीक्वेंसी के बराबर ही भी ग्राफ वैसा ही बना सकते हैं सिमिलर। तो जो ग्राफ बनाएंगे रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस ओमेगा के साथ चेंज होता है? नहीं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वो ओमेगा के साथ चेंज नहीं होता, तो वो ऐसा ग्राफ बनेगा, ओमेगा के साथ कोई वेरिएशन उसमें नहीं आएगा। अगर हम बात कर रहे हैं एक्स एल की, तो एक्स एल का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था ओमेगा एल। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे एल सॉरी एक्सएल भी बढ़ेगा, तो एक्सएल का ग्राफ आएगा ऐसा, एक स्ट्रेट लाइन कर, दिस इज एक्सएल, दिस इज आर। और एक्स सी, ये क्या लिखा आपने 1/ओमेगा सी, तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स सी कम होगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, दिस इज एक्स सी। इस टाइप के तीनों ग्राफ बनेंगे। ओके, तो अब यहाँ से अपन इनके इसके बारे में कुछ कुछ चीजें लिखते हैं कि ये इनके बिहेवियर कैसे होंगे एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी। ये बात अपन यहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो लिखते हैं बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर या एल और सी एट हाई एंड लो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर हमें पता है कि अगर इसके लिए एक्स एल लिखा जाएगा तो लिखा जाता है ओमेगा एल से, मतलब जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज होगा एक्स एल भी इंक्रीज होगा, ये तो ठीक है। पर सोचो कि अगर ओमेगा बहुत ज्यादा हो गया एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा बहुत ज्यादा अगर है तो क्या ये एक्स एल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्स एल वेरी हाई। और अगर ये इतना ज्यादा हो गया कि अब कोई करंट पास ही ना होने दे, तो क्या इसे मैं मान सकता हूँ एक ओपन सर्किट की तरह एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। रेजिस्टेंस बहुत, रिएक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, और रिएक्टेंस इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस, तो ये बिहेव करेगा एज एन ओपन सर्किट। तो ये बातें यहाँ ध्यान रखनी है कि जब इंडक्टर के अक्रॉस आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की एसी करंट या एसी सोर्स लगाते हो तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और अगर बहुत कम फ्रीक्वेंसी है एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, एक्स एल जो होगा वो बहुत कम होगा, और एक्सएल अगर बहुत कम है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, सारा करंट उससे आसानी से पास हो जाएगा, तो ये बिहेव करेगा एज इन शॉर्ट सर्किट इस तरीके से। तो अगर आपको वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेरी लो फ्रीक्वेंसी ऐसा कहीं क्वेश्चन में दे रखा है तो आप सीधा सीधा इस तरीके से ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक इंडक्टर को। ठीक है, और अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के केस में क्या था
एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, तो इसमें रिलेशन उल्टा हो जाएगा। ओमेगा अगर इंक्रीज करते हो तो एक्स सी डिक्रीज होता है, ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे। तो अगर आप बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें, एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, तो ओमेगा बहुत ज्यादा है, एक्स सी बहुत कम हो जाएगा, तो तब ये बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह, क्योंकि इसका रिएक्टेंस बहुत कम है, ये बिहेव करेगा एक शॉर्ट सर्किट की तरह। जबकि अगर आप फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर देते हैं, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो जाएगा, एक्स सी वेरी हाई हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट चलता है। तो ये तब बिहेव करेगा एज एन ओपन सर्किट, कोई करंट के पास वहां से नहीं होने देगा, तो तब आप इसे ओपन सर्किट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन में सीधे सीधे यूज होता है एट हाई फ्रीक्वेंसी और एट लो फ्रीक्वेंसी। एक बात पक्का। चलिए, तो आज का वीडियो अपन यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जाने वाले हैं, जिसमें अपन बात करेंगे फेजर्स की और एसी सर्किट्स के बाकी पैरामीटर्स की। तो फेजर क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और एसी सर्किट के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, उन सब के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।